हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई भी अब अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हमने इकोलॉजी वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन के जो दो ग्राफ इसमें दिए हुए हैं, मॉडल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन की जो रेस्पॉन्स है या इंटरेक्शंस होती हैं उनके बारे में, यानी समष्टि की पारस्परिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, चाहे 11th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हो। इस टॉपिक में से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। साथ में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको भी आपको एनसीईआरटी से ही अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज से शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक समष्टि एवं पारस्परिक क्रिया। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें व्यू बढ़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मन करता है। तो मैं एक छोटी सी सीरीज के साथ आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। शुरू करते हैं। हम हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक समष्टि एवं पारस्परिक क्रियाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके एग्जाम्पल्स और इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से लर्न करना है। इंग्लिश में बोले तो हम इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, और जिसके कारण वो एक ही समष्टि में सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं, उसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें एक पृथ्वी पर कैसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोचते हैं, जहाँ केवल एक ही जाति का वास हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी आवास नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थितियां अकल्पित होती हैं। किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है, जिसको वह भोजन के रूप में ले सके। यानी कम से कम किसी भी आवास में या किसी भी समष्टि में 2 जातियां उपलब्ध होती हैं, तभी वह अपने आप को जीवित रख सकते हैं। पादप जाति की बात करें तो जो अपना आहार स्वयं बनाती है, लेकिन फिर भी वो भी जीवित अकेली नहीं रह सकती है, क्योंकि उसे मृदा के कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों को इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। यानी जो पादप होते हैं, अगर प्लांट है तो उसके साथ कम से कम और भी कुछ नहीं तो सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स का होना जरूरी है। तो यानी कोई भी एक जाति है वो अकेले नहीं रह सकती है, उसको सरवाइव करने के लिए एक से अधिक जातियों का साथ में रहना आवश्यक होता है। और यही जातियां जब आपस में क्रियाएं करती हैं, इसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन या समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण का व्यवस्था कैसे करेगा, यह भी स्पष्ट है। हाँ, प्लांट्स को परागण के लिए, भोजन के लिए प्लस परागण के लिए भी क्या होता है, दूसरी जाति की आवश्यकता होती है। प्रकृति में प्राणी पादप सूक्ष्मजीव न तो पृथक रह सकते हैं और न ही अकेले रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। न्यूनतम समुदायों में भी अनेक परस्पर क्रियाशीलताएं अनुबंधताएं होती हैं, हालांकि सभी बंधुताएं आसानी से दिखाई नहीं देती है। आगे बात करते हैं। अब हम इसमें जो दे रखा है, अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं 2 विभिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं क्या कहती हैं, या किसे कहते हैं, यानी इंट्रा स्पेसिफिक जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं कि दो भिन्न जातियां होती हैं, उनकी समष्टियों के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है उसे इंट्रास्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। वे क्रिया एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकती है, और या तो नए हानिकारक होती है, लाभ हो सकती है। यानी ये क्रियाएं होती हैं वो 3 तरह से होती हैं। अगर दोनों जातियों को लाभदायक भी हो सकती हैं,
दोनों जातियों को हानिकारक, एक को हानिकारक एक को लाभदायक भी हो सकती हैं। तीसरा होता है न तो हानिकारक होती हैं और न ही लाभकारी होती हैं। तो अगर लाभदायक होती हैं तो उसके लिए प्लस चिन्ह का यूज करते हैं, हानिकारक होती हैं तो उसके लिए माइनस चिन्ह का यूज करते हैं, और ना लाभदायक है ना हानि यानी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है तो उसे शून्य का उपयोग करते हैं, यानी शून्य चिन्ह उसके लिए उपयोग करते हैं। लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए प्लस चिन्ह, हानिकारकों के लिए माइनस चिन्ह और उदासीन के लिए जीरो चिन्ह को हम दर्शाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपको अपने नोट्स में भी लिखना है और आपको लर्न भी करना है। एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाओं में सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है। अब इसमें जो क्रियाएं होती हैं उसमें कई तरह की क्रियाएं इसमें दे रखी हैं। तो एक होती है इसमें सहोपकारिता, जिससे बोलते हैं इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। सहोपकारिता जैसे पता चलता है, सह यानी एक दूसरे से, पर सहुपकारिता उपकार यानी एक दूसरे के साथ जो दोनों ही उपकार करती हैं, इससे दोनों को लाभ होता है, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें एक और आएगा सहभोजिता, कॉम्युनलिज्म आएगा, जिससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं इसको टुकड़ों में लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि सहोप यानी दोनों का उपकार, सहोपकार, तो उसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं प्लस प्लस चिन्ह का। स्पर्धा में दोनों को हानि होती है, जबकि जो कंपटीशन होता है, स्पर्धा मतलब कंपटीशन, कंपटीशन होता है उसके अंदर दोनों को ही हानि होती है, तो इसके लिए दोनों के लिए माइनस माइनस चिन्ह का यूज करते हैं। परजीवी व परवक्षण दोनों में केवल एक जाति का लाभ होता है, इसमें से या तो परजीवी को या परवक्षी को लाभ होता है। तो इसमें इस तरह के ये कंपटीशन का एक पार्ट है। तो परजीवी परभक्षण में एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है, तो इससे प्लस और माइनस के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। दूसरा है पारस्परिक क्रियाएं। ये आगे इसमें एक टेबल दे रखी है, उसको आपको अच्छे से लर्न करना है, ताकि उसमें क्या आपकी काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। पारस्परिक क्रियाएं दूसरी जाति क्रम से परपोषित शिकार के लिए हानिकारक होती है। ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है, उसे सहभोजिता कहते हैं। अभी अभी हमने देखा था, मैंने बताया था आपको, सहोपकारिता, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सहोपकारिता यानी दोनों को लाभ, इसमें तो दोनों को लाभ होता है, तो इसमें प्लस प्लस का चिन्ह आता है। जबकि दूसरा होता है सहभोजिता। क्या होता है? सहभोजिता, जिसे बोलते हैं हम कॉम्युनलिज्म। इसको कॉम्युनलिज्म बोलते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है दूसरे को शून्य, यानी कि दूसरे को ना तो लाभ होता है ना इसमें कोई हानि होती है। दूसरी ओर अंतर जातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है, जबकि दूसरी जाति इससे अप्रभावित रहती है। जबकि जो परवक्षण होता है उसमें परजीविता और सहभोजिता, इन तीनों की एक साझा विशेषताएं होती हैं। पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता से साथ साथ रहती हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको भी आपको लर्न करना। अब मैं बता देती हूँ कि पॉपुलेशन जो इंटरेक्शंस होता है वो कैसे होता है। इसमें जो आप ये, अगर आपने ये जो टेबल है वो भी अच्छे से लर्न कर ली, तो ये मान लो आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं जाएगा, क्योंकि इस टेबल में ही इन्होंने पूरी सारी चीज़ों को अच्छे से बता रखा है। तो आप देखो, सबसे पहले जैसे एक स्पीसीज है, स्पीसीज 1 है ये, ठीक है, ये स्पीसीज हमारी 2 है, यानी बे स्पीसीज या 20 स्पीसीज को बोल सकते हैं। अब देखो इसमें दोनों में, यानी इस दोनों जातियों को लाभ, इस जाति को भी लाभ हो रहा है, दोनों जातियों को लाभ हो रहा है, इस जाति को भी लाभ है, दूसरी जाति को लाभ होता है। इस क्रिया को कहते हैं हम सहोपकारिता। क्या बोलते हैं इसको? सहोपकारिता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलेंगे इसको? म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके लिए हम एक नया शब्द, एक शब्द और यूज कर सकते हैं, इसको हम सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस या सहजीविता भी बोलते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु में पाई जाती है ना, जिसमें प्लांट को भी फायदा होता है, जिसमें साथ में जो जीव है, जीवाणु है, उसको भी फायदा होता है, और प्लांट होता है उसको भी नोडल ग्रंथि में फायदा होता है। दूसरा है माइनस माइनस, यानी माइनस यानी दोनों को हानि हो गई, इसको भी हानि है, दूसरी जाति को भी हानि होती है। इसको बोलते हैं हम स्पर्धा या कंपटीशन। इसमें दोनों को ही
हानि होती है किसी को भी, अगर वैसे भी आप अगर किसी के साथ कंपटीशन होगा तो दोनों में को हानि ही होगी, तो ये कंपटीशन है, इसमें दोनों को हानि होती है। तीसरा होता है एक जाति को लाभ होता है, ठीक है, जबकि दूसरी जाति को इसमें हानि होती है, यानी एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, उसको बोलते हैं परभक्षण। क्या बोलते हैं उसको? परभक्षण बोलते हैं, प्रीडिटेशन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडेटेशन। क्या बोलते हैं? परभक्षण। इसमें क्या होता है कि एक जाति जब दूसरी जाति को खाती है तो जिस जाति को खाया जाता है उसको हानि होती है और जो जाति शिकार करती है उसको लाभ होता है। जैसे शेर है, शेर बकरी को खाता है तो बकरी को हानि हो गई, बकरी का जीवन नष्ट हो गया, जबकि जो शेर होता है उसने अपना भोजन पूरा कर लिया तो उसको लाभ होता है, तो वो होती है परभक्षण। एक दूसरी होती है फिर, इसमें भी एक जाति को लाभ और दूसरी को हानि होती है, यानी परभक्षण और परजीविता दोनों होते हैं, इसमें बोलते हैं परजीविता, पैरासिटिज्म, इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। जैसे कोई भी है जीवाणु है या फिर कोई भी जो रोग कारक पैथोजन होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर है, किसी भी एनिमल्स पे होते हैं, तो रोग कारक क्या करते हैं, अप जो हमारा रक्त चूसते हैं या फिर किसी कोई भी और कारण से जब हमारे शरीर में वो जाते हैं तो अपना भोजन तो वो ले लेते हैं, लेकिन हमारी जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर, उसको कमजोर कर देते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमको हानि हुई, जबकि जो जो रोग कारक है उसको उसमें लाभ होता है। तो ये एक पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। तीसरा है, अब अगला है इसमें सहभोजिता, जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो हानि होती है और ना ही इसको लाभ होता है, यानी शून्य प्रभाव दिखाता है, इसको कहते हैं सहभोजिता या कॉमनलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? कॉमनलिज्म इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कॉमनलिज्म इसको बोला जाता है, जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है शार्क और पायलट फिश का। शार्क के नीचे पायलट फिश पाई जाती है, पायलट फिश शार्क पे से अपना भोजन ले लेती है, लेकिन शार्क को इस पे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जैसे आप बफेलो का और बगुला का दे सकती हैं, बफेलो के ऊपर या कैटल्स के ऊपर जो बगुला पाए जाते हैं वो अपने चुन चुन के उनकी पीठ पे से कीटाणुओं को खा जाते हैं, तो इससे बगुला को पेट भर जाता है, बगुला को भोजन मिल जाता है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला एक एग्जाम्पल है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्पल पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आजकल ये बहुत पूछा जाता है, एमिलिसिज्म। क्या है एमिलिसिज्म? इसको बोलते हैं अंतर जातीय परजीविता, जिसमें एक जाति को हानि होती है और दूसरी जाति को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी दूसरी जाति पर इसका शून्य प्रभाव होता है। ये ध्यान रख लेना, अंतर जातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है, दूसरी को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे आप ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, हमारी जो घास होती है, गाजर घास जिसको बोलते हैं पार्थोनियम, उसमें क्या होता है, गाजर घास जहाँ पे होती है वहाँ पे अपने आप फैलती हुई चली जाती है, तो वहां से उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो दूसरी जाति है उनको वो नष्ट कर देती है। तो इस तरह की जो अंतर जातीय परजीविता पाई जाती है उसे एमिलिसिज्म कहते हैं। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए, आपको एग्जाम्पल से समझा दी थी। अब आगे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं, यानी आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना, इससे आपके सारे क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा इनकी डिटेल में जो है एनसीईआरटी में दे रखा है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है इन्होंने परभक्षण। परभक्षण क्या है? अभी देखा था हमने, जिसे प्रेडेशन भी कहते हैं। यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही ना हो तो स्वदेशी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा? तो इसके लिए परभक्षण जरूरी है। क्यों जरूरी है परभक्षिता? परभक्षिता इसलिए जरूरी है कि जैसे कोई प्लांट है, प्लांट ने जो फूड बनाया, प्लांट का जो फूड है, अगर उसे खाने वाला आगे कोई नहीं होगा तो वो फूड का आगे क्या होगा? कुछ नहीं, उसकी ऊर्जा ऐसी व्यर्थ हो जाएगी। तो परभक्षण को आपने प्रकृति का ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिससे पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तर को स्थानांतरित होती है, यानी परपोषी प्लांट से लेकर जो उच्च पोषी स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए परभक्षण की क्रिया होती है। यानी एक तरह से इसका इम्पोर्टेंस है वो फूड चेन में हम बोल सकते हैं। किसका? परभक्षिता का एक एग्जाम इम्पोर्टेंस है इसकी फूड चेन में
बोल सकते हैं, जिसमें पादपों की द्वारा जो स्थिर की गई है ऊर्जा है वो उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। तो एक तो इसकी इंपॉर्टेंस ही हो गई। दूसरा, जब हम परवक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हरिण का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आता है, लेकिन बीज को खाने वाले गौरैया भी परवक्षी से कम नहीं है। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में वे भी परभक्षी से ज्यादा भिन्न नहीं है। दूसरा, पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो एक तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गई, परभक्षी की फूड चेन के रूप में काम करते हैं, क्योंकि प्लांट से उच्च पोषी स्तर तक जो ऊर्जा पहुंचती है, प्लांट्स को जो प्लांट एनिमल्स खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, हर शाकाहारी से फिर मांसाहारी में जाती है, फिर उच्च पोषक स्तर वाले मांसाहारी पर जाती है, और इस तरह से एक फूड चेन का निर्माण ये करते हैं। यानी फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो है वो परभक्षण के द्वारा ही संभव है। दूसरा है, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका कि वे शिकार समष्टि को नियंत्रण रखते हैं। ये भी दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस हो गई परभक्षिता की, क्या हो गई कि ये जैविक नियंत्रण रखते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, जैविक नियंत्रण ये करते हैं या बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो शिकार है या प्रे पॉपुलेशन है उसको नियंत्रित करते हैं। किसको, प्रे पॉपुलेशन को नियंत्रित करते हैं, शिकार या पॉपुलेशन को नियंत्रित करते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता और परितंत्र में अस्थिरता आ जाती। तो दूसरी इंपॉर्टेंट भूमिका हो गई इसकी, पहला देख लिया फूड चेन वाला, दूसरा हो गया इसको ये जैविक नियंत्रण करते हैं, यानी शिकार पर पॉपुलेशन को नियंत्रित करती हैं। इससे अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता और परितंत्र में, इकोसिस्टम में जो है वो अस्थिरता आ जाती। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियां लाई जाती हैं, यानी बाहर से जातियां लाई जाती हैं, तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं, क्योंकि आक्रामक भूमि में उसमें प्राकृतिक परिभक्षी उनके लिए नहीं होते हैं। यानी जैसे कोई भी एक जाति है बाहर से लाई जाती है, तो उसका परभक्षी जब दूसरी जगह पे नहीं आ पाता तो वो दूसरी जाति के लिए आक्रामक हो जाती है। तो परभक्षियों के परभक्षण का सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो फूड चेन है, इसके लिए फूड चेन को कंट्रोल करने के लिए, फूड चेन में ऊर्जा के फ्लो के लिए आवश्यक है। दूसरा, जैविक नियंत्रण है बायोलॉजिकल कंट्रोल के, यानी शिकारी जो प्रे होती हैं उन जीवों को कंट्रोल करने के लिए भी परभक्षण जरूरी होता है। इसके जैसे एग्जाम्पल है दे रखा है कि 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने वहां लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी थी। ऑस्ट्रेलिया से नागफनी को लाया गया था। अंत में नागफनी खाने वाली परभक्षी, जो कि एक प्रकार का शलभ होता है, को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाई जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। यानी नागफनी को जब विदेशों से दूसरी जगह से ऑस्ट्रेलिया में लाया गया तो उसका आक्रमण बहुत अधिक फैल गया, लेकिन जब उसे खाने वाले शलभ को लाया गया तभी जाके उसका कंट्रोल हो चुका। तो कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां भी परभक्षी की समष्टि को नियमन की योग्यता देते हैं। यानी इसमें आपने देख लिया कि जो जैविक नियंत्रण है ये प्रे पॉपुलेशन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करती है। तीसरा इंपॉर्टेंस हो गया परभक्षी का, तीसरा इंपॉर्टेंस क्या हो गया, तीसरी इंपॉर्टेंस हो गई इसकी कि ये जो प्रे डाइवर्सिटी है या जो शिकारी जाति है उनकी विविधता को बनाए रखते हैं। यानी जो शिकारी जातियां हैं उनकी विविधता को, जातियों की विविधता को, डाइवर्सिटी को बनाए रखते हैं। तो इसकी तीन इंपॉर्टेंस हमने देख ली, कौन कौन सी, फूड चेन का महत्व है एनर्जी फ्लो के लिए, दूसरा जैविक नियंत्रण में जो शिकार जातियों को नियंत्रित करते हैं, तीसरा है शिकार जातियों की विविधता बनाए रखते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अमेरिकी, जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारीय समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। इसके लिए जब एक बंद अंतर्ज्वारीय क्षेत्र से सभी तारामीन को हटा दिया गया तो अंतर्जातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही एक्वेशियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उनको पाइसेस्टर तारा, इसका एग्जांपल ये एक तो इम्पोर्टेंट लगा लेना, पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण
परवक्षी है, लेकिन जब इसकी एक दूसरे के साथ अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा कम हो गई तो दूसरी जातियों के लिए खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिला और वो अकशेरुओं की 10 से अधिक जातियां इससे विलुप्त हो गई। अगर परवक्षी ज्यादा दक्ष और अपने शिकार का अति दोहन करता है तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए। इसके बाद खाने के अभाव में परवक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। क्यों कि जैसे अगर कोई परवक्षी है, परवक्षी से मान लो जैसे शिकार परवक्षी हम बोल सकते हैं जैसे शिकारी। जैसे आप शेर का एग्जांपल ले लीजिए, शेर है जो अत्यंत अधिक दोहन करता है और हिरण सारे अगर खत्म हो जाते हैं तो हिरण की जाति भी विलुप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भूखे मरने के अभाव में शेर की जाति भी नष्ट हो जाएगी, यानी शेर की जाति है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसके साथ दो जातियां एक साथ नष्ट हो सकती हैं अगर वो अति दोहन करे तो। यही लाइन इसमें समझा रखा। यही कारण है कि प्रकृति में परवक्षी विवेकी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कथन कारण में ऐसे कैसे पूछ सकते हैं। परवक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली है। अब है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको शिकारी जातियां खाती हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ जातियां अपने आप में रक्षा विधियां विकसित कर लेती हैं, जिसके कारण वो परवक्षियों से बच जाती हैं। जैसे कीटों और मेंढकों की कुछ जातियां परवक्षियों द्वारा आसानी से पहचानने से बचने के लिए छदावरण होती है। रंगीन या छदावरण इसमें पाया जाता है, यानी कैमोफ्लेक्स इसमें फ्लूज इसमें देखने को मिलता है। किस किस में देखने को मिलता है? कीटों में और मेंढकों में। कीटों और मेंढकों में छदावरण पाया जाता है, यानी जैसे जहां पर वे होते हैं वैसे ही अपना आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिससे शिकारी या परवक्षी उनको पहचान नहीं जाते हैं। इसके अलावा कुछ शिकारी जातियां विषैली होती हैं और इसलिए परवक्षी उन्हें नहीं खाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक मोनार्क तितली। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है ये एग्जाम में। शरीर के विशेष रसायन होने के कारण ये अपने परवक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर हो जाती है। यानी जो मोनार्क तितली होती है, इंपॉर्टेंट है, इससे एक केमिकल निकलता है। क्या निकलता है? एक विशेष रसायन या केमिकल इससे निकलता है, जिसके कारण ये स्वाद में खराब हो जाती है और दूसरे जो परवक्षी हैं इनको नहीं खा पाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल आपको इसमें बता दिए मैंने, दो एग्जाम्पल आपने देख लिए, ठीक है। अब आगे इसमें और एग्जाम्पल जो दे रखे हैं एनसीईआरटी से। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परवक्षी होते हैं, ठीक है। शाकाहारी प्राणी ही पौधों को खाते हैं तो शाकाहारी प्राणी परवक्षी होते हैं। लगभग 25% कीट पादप पक्षी होते हैं, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भागों को खाते हैं, ठीक है। पादपों के लिए समस्या विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि वे अपने परवक्षियों से दूर तो भाग नहीं सकते जैसा कि प्राणी कर सकते हैं। इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए कई आकारकीय और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित की है। कैसी की है इन्होंने? मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल जो रासायनिक विधियां हैं वो विकसित की है। रक्षा युक्तियां इन्होंने बनाई है। इन्होंने क्या किया? रक्षा के सबसे सामान्य आकार के साधन कांटे हैं, जो कि अकेशिया कैक्टस में पाए जाते हैं। मतलब एक तो साधन है इनका, जैसे कांटे हैं स्पाइंस, जो कि अकेशिया और कैक्टस में पाए जाते हैं, जिससे जानवर उनको जल्दी से नहीं खा पाते हैं और ये अपनी प्रजाति को बचा लेते हैं। बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने वाले शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन को संदमन कर देते हैं और उनके जनन को भंग कर देते हैं। तो ऐसी जातियों को भी शाकाहारी खाने से बचते हैं या मार तक देते हैं। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस, जो इसको बोलते हैं हम आंकड़ा। क्या है? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो होता है उसका जो दूध होता है बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि एक टॉक्सिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें एक टॉक्सिक पदार्थ ग्लाइकोसाइडेज निकलता है। यह जो रसायन इससे निकलता है, इसके कारण कई जो प्रजातियां हैं वो मर जाती हैं, उनकी जनन क्षमता भंग हो जाती है, उनकी पाचन क्रिया भी संदमित हो जाती है। यह पदार्थ अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। इसी के कारण कोई भी बकरी मतलब कोई भी जानवर इस पौधे को नहीं खाता है, यानी इस तरह से वह अपने आप को बचा कर लेता है। तो ये हो गई इनकी पादपों में जो पाई जाती हैं। जो एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, 2-3 एग्जाम्पल है, कैलोट्रोपिस का है, कैक्टस का है, वो आपको लर्न करना है। कैलोट्रोपिस वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा पदार्थ निकलता है, ग्लाइकोसाइड, ये भी इसमें दे रखा है। इसी कारण आप रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिनमें हमें पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निष्कासित होते हैं, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रेकिन, अफीम है, वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं और रासायनिक ग्रीजर से बचने की रक्षा विधियां हैं। मतलब सेकेंडरी मेटाबॉलिक
जो होते हैं द्वितीयक उपापचय होते हैं, उनके कारण भी कई प्लांट्स हैं इनको खाने से अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा, ये हमने देख लिया परभक्षण के बारे में। इसके एक तो आपको इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, तीनों इंपॉर्टेंस याद रखनी है, साथ में इसके जो भी एग्जांपल्स इसमें बीच बीच में दे रखे हैं वो एग्जांपल्स आप शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपटीशन की। कंपटीशन जिसमें हमने देखा था कि दोनों ही जातियों को हानि होती है, वो कंपटीशन होता है। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन, संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा था, तो कहा था कि जैव विकास में जो अंतर जाति है, स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। डार्विन ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना ये लाइन, कि डार्विन ने क्या कहा था कि स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। और स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित होती हैं। तो स्पर्धा क्या है? स्पर्धा कंपटीशन में क्या होता है कि जहां पर लिमिटेड सोर्स पाए जाते हैं, यानी लिमिटेड संसाधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेस सीमित होते हैं, वहां पर जो दो जातियों के बीच जो लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, उसे हम स्पर्धा कहते हैं। लेकिन यह पूरी बात सही नहीं है कि यह असंबद्ध जातियां भी एक संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती है। मतलब इन्हों का कहना है कि ये असंबंधित जातियां, मतलब एक दूसरे से जो जातियों का कोई संबंध नहीं है, वो जातियां भी एक दूसरे के साथ स्पर्धा कर सकती हैं। दूसरा वह जाति है जो कि एक दूसरे से संबंधित है, उनमें भी स्पर्धा पाई जाती है। तो एग्जाम्पल है, दक्षिणी अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं की आवासीय मछलियां साझा आहार झील में प्राणी प्रवर्तक के लिए स्पर्धा करती हैं। मतलब यह कि जो दोनों प्रकार की स्पर्धा हो सकती है, असंबद्ध जातियों में भी हो सकती है, जिन जातियों का कोई संबंध नहीं है। दूसरी जो संबंधित जातियां हैं उनमें भी स्पर्धा हो सकती है। दोनों जातियों में इसमें स्पर्धा होती है। जो भोजन, प्रकाश, आहार, आवास के लिए अधिकतम स्पर्धा होती है। तो असंबंधित जातियों में जैसे इसका अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, फ्लेमिंगो पक्षी जो होते हैं, और जो वहाँ के जब आते हैं दूसरी जगह पे, वहाँ की जो आवासीय मछली है, उन दोनों के मध्य में जो है स्पर्धा पाई जाती है। इन दोनों के मध्य में स्पर्धा होती है, किस चीज़ के लिए होती है? आहार के लिए मुख्य रूप से पाई जाती है। जो कि जो झीलें हैं, उन झीलों में जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं उनके लिए ये पक्ष स्पर्धा करते हैं, यानी प्राणी प्लवक के लिए ये स्पर्धा करते हैं। तो ये तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, फ्लेमिंगो और आवासीय मछलियों में आहार के लिए जू प्लैंक्टन के लिए स्पर्धा होती है। दूसरी बात, स्पर्धा के लिए संसाधनों का सीमित होना भी आवश्यक है। दूसरा ये है कि स्पर्धा उन्हीं में होगी जिनमें साधन सीमित होंगे। मैंने बता दिया, लिमिटेड सोर्स के लिए होती है। स्पर्धा में एक जाति की असन दक्षता दूसरी जाति की बाधाकारी संबंधी उपस्थिति के कारण घट सकती है। इसमें ये बताया हुआ है कि जब लिमिटेड सोर्स के लिए स्पर्धा होती है, तो जो एक स्पीसीज है, जैसे हम बोल सकते हैं स्पीसीज ए है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और दूसरी जो स्पीसीज है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कमजोर है, वीक है, तो जो कमजोर जाति है वो स्ट्रॉन्ग जाति के द्वारा हटा दी जाएगी। यही इसका ये लाइन में बता रखा है, यानी दूसरी जाति की बाधाकारी संबंधी उपस्थिति के कारण घट सकती है। इसके लिए इस जाति की उपस्थिति कम हो जाएगी, भले ही संसाधन आहार स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यानी ऐसी स्थिति में आहार और स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी जो स्ट्रॉन्ग जाति है वो वीक जाति होती है, कमजोर जाति होती है, उसको नष्ट कर देती है। इसलिए स्पर्धा को ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक जाति की योग्यता और दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में जैसे गॉसे और दूसरे पारिस्थितिकी विज्ञान ने किया कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देती हैं। लेकिन तो गॉसे का नियम, इसको बोलते हैं हम गॉसे का कंपटीशन रूल। इसको क्या बोलते हैं? गॉसे ने एक नियम दिया था। गॉसे एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने और उनके साथ के पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसे गॉसे का प्रतिस्पर्धा अपवर्जन नियम भी इसको बोलते हैं। प्रतिस्पर्धा अपवर्जन नियम इसको बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये था कि दो जातियां होती हैं जो एक दूसरे के दो निकट जातियां होती हैं। उन निकट जातियों में अगर संसाधन सीमित है, कैसे है? संसाधन अगर सीमित है
तो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती हैं, साथ साथ नहीं रह सकती हैं। क्यों नहीं रह सकती हैं? क्योंकि उसमें जो सुपीरियर जाति है, उच्च जाति है, वो जो नीची जाति है या निम्न जाति है, उच्च जाति द्वारा निम्न जाति को नष्ट कर दिया जाता है। यानी निम्न जाति नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो जाति विलुप्त हो जाती है। ये गॉसे का नियम है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। मैंने आपको इसमें से बता दिया कि जो इसमें ये लाइन बता रखी है वो कैसे ऐसे ही बता दी है। आपसे पूछा जाएगा तो इस तरह से ही इसके नियम के बारे में पूछा जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। जैसे गॉसे और दूसरे पारिस्थितिकी विज्ञों ने किया कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जाति अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देगी। जो मैंने बताया था कि उच्च जातियां हैं जो निम्न जातियों की विलुप्तता कर देती हैं, उनको घटा देती हैं और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार की स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते। मतलब इस तरह की स्पर्धा हमेशा नहीं पाई जाती है। कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें दो उच्च जाति और निम्न जाति एक दूसरे के साथ रहती है। जैसे कैलोपैगो द्वीप में बकरियां लाई जाती हैं, पर एविंगडन कुछ एक दशक में ही विलुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता। प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण है, जिसे स्पर्धी मोचन भी कहते हैं। इसका मतलब एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया था है कि स्पर्धा मोचन क्या होता है। तो स्पर्धा मोचन क्या होता है कि जिसमें जो सुपीरियर जाति है उसकी उपस्थिति के कारण भौगोलिक एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित हो जाती है। यानी उच्च जाति जो होती है के कारण, उच्च जातियां जब किसी जगह पर होती हैं तो उसके कारण जो निम्न जातियां होती हैं, निम्न जातियां एक भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित हो जाती हैं। यानी उस क्षेत्र से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित पाती है। इसी है स्पर्धा मोचन कहते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र सीमित हो जाती है, इसे ही हम स्पर्धा मोचन कहती हैं। इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपको इस वर्ड से लर्न करना है। कॉम्पिटिटिव रिलीज इसको बोलते हैं। स्पर्धी रूप में उत्तम जाति की अनुपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो जाता है उसे स्पर्धा विमोचन कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसकी वितरण परास नाट के ढंग से फैल जाती है। कॉर्नेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्री तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकल वेलेनस की अंतर जो आ रही है क्षेत्र में प्रमुखता रहा। इसने छोटे बार्नेकल चैथेमिलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया। ठीक है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया कि जो उच्च जातियां हैं वो सुपीरियर जाति है, वो निम्न जातियों को नष्ट कर देती हैं, उस क्षेत्र से निकाल देती हैं और एक भौगोलिक क्षेत्र तक वो सीमित हो जाते हैं। आमतौर पर मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ पे मांसाहारी अधिक पाए जाते हैं वहाँ पे शाकाहारी जीव कम पाए जाते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल स्पर्धा मोचन का ये भी माना जाता है। तो दो चीज अपनी देख ली इसमें स्पर्धा में हमने। दो चीजें, एक तो क्या देखी कि गॉसे का प्रतिवर्जन अप्रूप नियम देख लिया, दूसरा हमने देख लिया स्पर्धा मोचन शब्द के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये बता दिया मैंने गॉसे का स्पर्धा अपवर्जन नियम। यही बताता है कि जब एक तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं, स्पर्धा रूप से घटिया जाति विलुप्त हो जाती है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि उच्चतर जातियां निम्नतर जाति एक दूसरे के साथ नहीं रह पाती हैं, इनमें से जो उच्चतर जातियों की उपस्थिति के कारण निम्नतर जातियां विलुप्त हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट है गॉसे का नियम है, आपको लर्न कर लेना। जब संसाधन सीमाकारी होते हैं तब भी ऐसा होता है। वे प्रकृति में अंतरजातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं है, पर वे इस बार दिला की स्पर्धा सामने करने वाली जातियों की क्रियाविधि होती है। मतलब आजकल के जो वैज्ञानिक है जो इस नियम को नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि कई जातियां हैं वो एक दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं और एक दूसरे के साथ रहती है, जो बहिष्कार की वजह सह अस्तित्व को बढ़ावा देती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान याद रख लेना। सह अस्तित्व शब्द, सह अस्तित्व क्या होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यानी सह अस्तित्व को कौन बढ़ावा देता है? संसाधन। ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। ये दोनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान रखना। पार्शिनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसाधन विभाजन, इसको इम्पोर्टेंट है, ये शब्द आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। संसाधन विभाजन क्या होता है? जिसके कारण सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है। जिसमें क्या होता है कि तो संसाधन विभाजन में दो जातियां होती हैं, वो एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा नहीं करती। यानी जो दो स्पीसीज है वो एक ही
रिसोर्स की यानी संसाधन के लिए स्पर्धा नहीं करती हैं, आपस में मिल बांट कर यूज कर लेती हैं। इसे संसाधन विभाजन कहते हैं और इससे सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें क्या होता है सह अस्तित्व में, जिसमें निम्न जातियां हैं यानी इन्फीरियर जातियां और जो सुपीरियर जातियां हैं वो दोनों एक साथ रहती हैं, एक साथ पाई जाती हैं। ये सह अस्तित्व होता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। संसाधन विभाजन क्या होता है? दो स्पीसीज जिनमें एक ही रिसोर्सेज के लिए स्पर्धा नहीं होती है, वो संसाधन रिसोर्स विभाजन होता है और इससे हमको सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है, जिसमें दो जातियां, निम्न जाति और उच्च जाति एक साथ रहती हैं। अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए न तो स्पर्धा करती हैं तो वे संसाधन विभाजन होता है। वे आसन आहार के लिए भिन्न भिन्न समय अथवा भिन्न भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती हैं। इसके लिए मैकऑर्थर एक वैज्ञानिक थे, मैकऑर्थर, उन्होंने बताया कि एक ही पेड़ पर रही फुदकी बारबलर की 5 निकटतम संबंधी जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रही है और पेड़ की शाखा और बेतान पर कीट के शिकार को तलाशने के लिए अपनी चारण गतिविधियों में विभिन्नता के कारण रहती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह से बता रखा है कि जो संसाधन विभाजन होता है जिसमें दो जातियां वो निकट संबंधित जातियां हैं लेकिन संसाधनों के लिए स्पर्धा नहीं करती हैं, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है। एक पेड़ पर पल रही फुदकी बारबलर की 5 जातियां होती हैं जो कि एक दूसरे के 5 जातियां शिकार के लिए चाहे आवास के लिए एक दूसरे से नहीं स्पर्धा नहीं करती, एक साथ रहती है और इससे हमें सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है, जिसमें निम्न जातियां और उच्च जाति एक साथ रहती हैं, जिससे इन्फीरियर स्पीसीज विलुप्त नहीं होती हैं। ये स्पर्धा के बारे में पूरा मैंने आपको समझा दिया और आपको ये दो पैराग्राफ हैं वो भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ सीधे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब आता है तीसरा हमारा परजीविता। परवक्षण पढ़ लिया हमने, स्पर्धा पढ़ लिया, अब आता है हमारा परजीविता, पैरासिटिज्म जिसको बोलते हैं। पैरासिटिज्म जो कि बाहरी भी हो सकती है। पैरासिटिज्म 2 प्रकार की होती है, यानी बाहरी पैरासिटिज्म भी होती है और आंतरिक भी होती है। यानी कई जंतुओं के बाहरी शरीर पर पाए जाते हैं, उन्हें बाहरी पैरासिटिज्म कहते हैं, बाहरी परजीवी कहते हैं। जबकि कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो आंतरिक होते हैं, यानी जैसे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। और पैरासिटिज्म यानी परजीविता का लक्षण होता है कि ये जो होती हैं इनमें जनन दर बहुत तेजी से होती है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है, इसके कारण ये अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा, इनको पाचन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो भी एनिमल होता है उस पे से अपना चूषण कर लेते हैं, यानी पाचन तंत्र इनमें अल्प विकसित होता है। तीसरा इसका है कि ये इनमें संवेदी अंग है वो भी अल्प विकसित होते हैं, क्योंकि ये अंदर ही पड़े रहते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, तो इनको केवल दूसरे से पोषण लेना होता है, इसीलिए भी ये अल्प विकसित होते हैं। चौथा है इसमें चूसकांग पाए जाते हैं, क्योंकि चूषण का कार्य करते हैं, इसके लिए इन्हें चूसकांग प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके बाहरी लक्षण होते हैं कि पैरासिटिज्म में ये लक्षण, परजीवियों में ये लक्षण पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका कारण है कि ये परपोषियों को हानि पहुंचाते हैं और परपोषियों की उत्तरजीविता, उनकी वृद्धि और जनन और उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर देते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। 2 प्रकार के होते हैं ये, बाहरी और आंतरिक, यानी एक्टोपैरासाइट होते हैं, इनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुक्त व्यवस्था है, तो परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि कशेरुकों तो कितने अधिक वर्गीय समूह में विकसित हुए हैं जिनकी कोई कमी नहीं है। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। परजीवी कैसे होते हैं? मुख्य रूप से परपोषी विशिष्ट होते हैं, यानी एक ही परपोषी के लिए पर पाए जाते हैं। वे परपोषी केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी 2 सह विकसित होते हैं, यानी परजीवी और परपोषी एक दूसरे के पूरक बोल सकते हैं कि एक विशिष्ट परपोषी के लिए एक विशिष्ट परजीवी होता है। एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया क्या क्या, अनावश्यक संबंधी
अंगों का अभाव होता है इनमें। एक तो क्या होता है इनमें अनावश्यक संबंधी, यानी अनावश्यक संबंधी अंग मतलब जो अंग इनके काम नहीं आते हैं उन अंगों का इनमें अभाव होता है। जैसे संवेदी अंग अभाव है, पाचन तंत्र इनमें विकसित होता है। दूसरा, इनमें परपोषी चिपकने के लिए सूचकांगों की उपस्थिति पाई जाती है, ये इसका दूसरा अनुकूलन हो गया। तीसरा, इसमें पाचन तंत्र का लोप तथा उच्च जनन क्षमता पाई जाती है, जो कि मैंने चारों आपको बता दिए। तो यहाँ में 4 अनुकूलन इनमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। परजीवियों का जीवन चक्र प्राय जटिल होता है, जिसमें 1 या 2 मध्यस्थ पोषक या अथवा रोगवाहक होती हैं। इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाते हैं, यानी परपोषी या तो एक ही पोषक के रूप में होते हैं या 2 होस्टों पर अपना जीवन पूरा करती हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मानव यकृत में लीवर फ्लूक पाया जाता है। ये कृमि ट्रिमेटोड पैरासाइट है, यानी ट्रिमेटोड का पैरासाइट है जो कि अपना जीवन चक्र 2 परपोषकों में पूरा करता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। एग्जाम्पल देखो इसे, जैसे मानव यकृत में लीवर फ्लूक में पाए जाने वाला है जो ट्रिमेटोड पैरासाइट इसको बोला जाता है। अपना पूरा करने के लिए 2 मध्यस्थ परपोषकों की इसको आवश्यकता होती है, यानी 2 होस्ट की इसको आवश्यकता होती है, जिसमें एक घोंघा और दूसरा मछली पर ये निर्भर करता है। ठीक है। और दूसरा है मलेरिया परजीवी है, उसको भी दूसरे परपोषियों को फैलने के लिए एक रोगवाहक मच्छर की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम करते हैं, यानी परजीवी परपोषी को हानि भी पहुंचाते हैं, साथ में उनमें परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम करते हैं और उसके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी उपस्थिति से अगर किसी भी जाति में बीमारियां बढ़ती हैं तो उनके कारण उनकी जाति कम होती है, उनमें मृत्यु की दर बढ़ जाती है और समष्टि घनत्व कम हो जाता है। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे परवक्षण के लिए अत्यधिक असुरक्षित बना देते हैं। ठीक है। एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचे बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले परजीवी होते हैं, जिन्हें बाह्य परजीवी मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार के होते हैं। एक्टोपैरासाइट जो कि परपोषी होते हैं उसके बाहरी शरीर पर पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है मुख्य रूप से मानव पर जू के समूह और कुत्तों पर चिंचड़िया टिक्स पाई जाती है। ये एक्टोपैरासाइट के उदाहरण है। क्या कि मानव के ऊपर जो जू है वो जो सिर के ऊपर पाई जाती है, और दूसरा है कुत्तों पर जो टिक्स पाई जाती हैं जो उनमें छोटे छोटे कीड़ों के रूप में दिखाई देती है, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। इसके अलावा अनेक समुद्री मीन है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। अनेक बाह्य परजीवी कॉपीपॉड द्वारा ग्रस्त होते हैं। इस प्लांट्स में देखें तो कस्कुटा अमरवेल एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये एकदम पूछा जा सकता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान इसका पर्ण हरित और पत्तियां समाप्त हो जाती हैं क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं होती है। तो कस्कुटा अमरवेल किसका है? परजीवी का उदाहरण है जो कि बाढ़ के पादप पर पाया जाता है। और इसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित और जो लीव्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? इनमें क्लोरोफिल और लीव्स हैं वो एब्सेंट पाई जाती हैं। जिस पोषी पादप पर रहता है उससे अपना पोषण लेता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता। हाँ, ये मादा मच्छर केवल एक जो पैरासाइट होता है इसका, उसको एक जीव से दूसरे जीव पर मानव से ट्रांसफर करने का कार्य करता है, इसके लिए इसको परजीवी नहीं बोलते हैं। दूसरा है अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। एंडोपैरासाइट वे परपोषी होते हैं जो शरीर के विभिन्न स्थलों यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, लाल रुधिर, कोशिका आदि में पाए जाते हैं। अनेक आकारिक और शारीरिक लक्षण अत्यधिक शरीरीकृत हो जाते हैं और जबकि अनेक जनन शक्ति को ये बल देते हैं। ठीक है। पक्षियों में अंड पर जीविता ब्रूड पैरासिटिज्म पाई जाती है जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी पक्षियों में क्या पाई जाती है? ब्रूड पैरासिटिज्म पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रूड पैरासिटिज्म किस में पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि परजीवी जो पक्षी होते हैं अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देते हैं और परपोषी उन अंडों को इंक्यूबेट करता है, सेता है, और जिसके कारण उनके बच्चे उनमें से निकलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोया और कोयल। जो कोयल है वो कौआ जो होता है, क्रो होता है, उसके घोंसले में अंडे देती है, कोया उनको सेता है, फिर उनके बच्चे निकलते हैं। जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडों को क्यूबेट करता है।
विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडों के समान होते हैं, इसके लिए उनको खाने का भी डर नहीं होता है, ताकि परपोषी पक्षियों द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिए जाने और घोंसलों से निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाती है। तो ये एक ब्रूड पैरासिटिज्म का उदाहरण है जो कि पक्षियों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसमें पक्षी जो होते हैं दूसरों के घोंसलों में अंडा देते हैं। ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसमें है कि जैसे प्रजनन ऋतु में दौरान कोयल और कोए में ये पाई जाती है। ब्रूड पैरासिटिज्म का सबसे एग्जाम्पल कौन सा है? कोयल और कोयल, जिसमें कोयल है वो क्रो यानी कोए के जो घोंसला होता है उसके अंदर अंडा देती है। इसके बाद आगे इसमें 2-3 पॉइंट और हैं। सहभोजिता अगला है, इसका एग्जाम्पल सहभोजिता। सहभोजिता जिसमें हमने देख लिया सहभोजिता यानी साथ में खाना, यानी एक को लाभ होता है सहभोजिता में और दूसरे को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी दूसरे को शून्य प्रभाव इस पर पाया जाता है। इसको कॉम्युनलिज्म बोलते हैं। ये एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को नए हानि और नए लाभ होता है। ये आपको अंडरलाइन करनी है। इसका एग्जाम्पल जैसे आम की शाखा पर आदि पादप के रूप में उगने वाला जो आर्किड है, इसके एग्जाम्पल्स है। दूसरा वेल की पीठ के आवास पर बांधने वाले बर्नेकल हैं, ठीक है। और आम के पेड़ और वेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता। इसका एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल्स इसके लर्न कर लेना। एक तो क्या है, जैसे आम है, आम प्लस आदि पादप के बीच में कॉम्युनलिज्म पाई जाती है, जिसमें आदि पादप को फायदा होता है इससे और आम को इससे कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका कॉम्युनलिज्म का वेल मछली वेल स्तनधारी मैमल्स है, साथ में उसकी पीठ पर पाए जाने वाला बॉर्निकल है। इसमें बॉर्निकल को फायदा होता है, वेल को इसमें कोई फायदा नहीं होता है। तीसरा एग्जाम्पल है इसमें बगुला पक्षी और चारण पशु के निकट साहचर्य में रहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? बगुला पक्षी और मवेशियों में, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें बगुला पक्षी को फायदा होता है, मवेशी को कोई फायदा इससे नहीं होता है। तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से ये याद रखने हैं। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल और एक दे रखा है सहभोजिता का। एक और एग्जाम्पल है समुद्री एनीमोन और दर्शन स्पर्शक स्टिंग टेंटिकल होते हैं और उनके बीच में रहने वाली क्लाउन मछली का है। ये एक एग्जाम्पल किसका है? समुद्री एनीमोन और जो एक सिलेंट्रेटा प्राणी, कौन सा प्राणी है ये? सिलेंट्रेटा का प्राणी है। इसके साथ और दूसरी है क्लाउन मछली का, किसका? क्लाउन मछली। इन दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है। दूसरा, मछलियों को परवक्षियों से सुरक्षा तो मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनीमोन को कोई लाभ नहीं मिलता, यानी जो समुद्री एनीमोन है वो क्लाउन मछली के ऊपर पाया जाता है जिससे इसको फायदा मिलता है, लेकिन क्लाउन मछली को कोई फायदा नहीं होता है। सहभोजिता के एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल अलग से बता दिए हैं। आप ज़्यादा भी पैराग्राफ नहीं तो इस तरह से छोटे छोटे नोट्स बना के आप लिख सकते हैं। अगला है इसमें सहउपकारिता, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था म्यूचुअलिज्म जिसको बोलते हैं, और दूसरा नाम इसको आप सहजीविता भी बोल सकते हैं, सिम्बायोसिस भी इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को ही लाभ होता है, यानी सहोपकार दोनों करते हैं, एक दूसरे के साथ लाभ करते हैं, तो दोनों जातियों को इसमें लाभ होता है, यानी इसमें प्लस प्लस संबंध पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ संबंध, उसका उदाहरण है जिसमें लाइकेन में क्या? पहला एग्जाम्पल इसका हो गया लाइकेन, जिसमें एल्गी और जो फंजाई है दोनों का के मध्य सहोपकारिता पाई जाती है, जिसमें फंजाई है वो मिनरल इसको उपलब्ध कराता है, जल और मिनरल, जबकि एल्गी होता है वो इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन को उपलब्ध कराता है। तो ये एक सहभोजिता का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लाइकेन है। एग्जाम्पल कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच माइकोराइजा का साहचर्य, यानी जो फंजाई होते हैं और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, दूसरे प्लांट क्या है? जिम्नोस्पर्म में भी मुख्य रूप से अपन देखें तो जो पाइनस है उनकी जड़ों में ये पाया जाता है, जिसमें संबंध होता है जिसको माइकोराइजा संबंध इसको बोला जाता है। ये जो फंजाई पाया जाता है वो कौन से वंश का होता है? ग्लूमस वंश का पाया जाता है। ग्लूमस वंश का फंजाई इनकी जड़ों में पाया जाता है, जिससे ये इनको मिनरल्स और पादप खनिज लवण उपलब्ध कराते हैं, जबकि पाइनस इसको भोजन
उपलब्ध कराते हैं। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों को अवशोषण कर पादपों को पहुंचाते हैं, जबकि बदले में पादप कवक और ऊर्जा उत्पादक कार्बोहाइड्रेटों से लेते हैं। ठीक है, ये सरोपकारिता का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा और एक और दूसरा एग्जाम्पल है पादप प्राणी संबंध में भी पाया जाता है। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों को प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। ठीक है, तो प्लांट्स को परागण के लिए और पुष्पों को खिलने के लिए कीटों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वे बीजों का प्रकीर्णन भी करते हैं और परागण की क्रिया भी करते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें परागणकारी पॉलिनेटर को पराग और मकरंद और प्रकीर्णकों को रसीले पोषक फल देते हैं। यानी ये जो प्लांट्स और बोल सकती हैं प्लांट्स और कीटों के मध्य संबंध पाया जाता है, जिसमें इसमें परागण और बीज प्रकीर्णन के लिए आवश्यक होता है पराग, और साथ में जबकि जो कीट होते हैं वो प्लांट को क्या देती हैं, जिससे कीटों को प्लांटों से क्या मिलता है, मकरंद मिलता है ना। इनके अलावा फूलों का रस मिलता है, जिससे वो अपनी आपूर्ति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए एक ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद को चुराते हैं, यानी इसको बोलती हैं स्यूडोकोमेलिज्म, इसको बोला जाता है, जिसमें एक प्राणी है जिसको तो फायदा होता है, लेकिन जो दूसरे प्राणी है उसको कोई फायदा नहीं होता है, वो अपना केवल फायदा देखता है। इसे धोखेबाजी वाला सहभोजिता कहते हैं, जिसमें ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं, जैसे पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सहोपकार्य के लिए सह विकास शामिल होता है, लेकिन अर्थात पुष्प इसके परागणकारी जातियों के विकास में एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए पाए जाते हैं और इस तरह के ये संबंध बनाते हैं। पुष्प और उसके परागकणी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। उदाहरण है अंजीर के पेड़ों की अनेक जातियां वर्षीय परागण जातियों के बीच मजबूत संबंध है। यानी अंजीर और बर की जो जातियां होती हैं वो एक दूसरे से जीवित रहने के लिए, दोनों को परागण के लिए और बर जाति को अपनों को सरवाइव करने के लिए दोनों के बीच में संबंध आवश्यक होता है। इसका होता है कि कोई भी दी गई अंजीर की जाति केवल इसके साथ ही वर की जाति से ही परागित होती है और बर की दूसरी जाति से नहीं होती है, जबकि जो मादा वर है फल को न केवल निक्षेपण अंडे देने के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों को लार्वा के पोषण के लिए भी प्रयोग करती है। यानी अंजीर में तो तभी परागण होता है जब बर जाति के द्वारा परागण किया जाता है। दूसरा, जो बर जाति के कीट होते हैं उनमें जो अंडे होते हैं उनका डेवलपमेंट तभी होता है, तब उन्हीं से लार्वा निकलता है, तब वो फूलों के अंदर बैठते हैं। ये इनमें संबंध पाया जाता है। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस को के ऊपर जाके बैठता है। अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बीज परिवर्तनशील बर के डिंबकों के आहार के रूप में देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एग्जाम्पल आपको लर्न कर लेना है। इसके अलावा आर्किड के जो पुष्प है, आर्किड के पुष्प है उनमें भी आश्चर्य कर देने वाली विविधता दर्शाते हैं। इसमें सही परागण कीट भ्रमरों और गुंज मक्षिकाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं। यानी जो आर्किड के पुष्प है उनके बीच में और भ्रमर और गुंज मक्षिकाएं जो होती हैं उनमें एक दूसरे के बाद सहउपकारिता पाई जाती है, ताकि निश्चित रूप से परागण हो सके। सभी आर्किड ये पुरस्कार पेश नहीं करते हैं। एक आर्किड है ऑर्फिस नामक, जो कि भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन आर्किड मक्षिका का एक उदाहरण है। परागण करने के लिए लैंगिक कपट सेक्सुअल डिसीट का सहारा लेती है। ये एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। सेक्सुअल डिसीट कौन से आर्किड में पाया जाता है? मेडिटेरियन आर्किड मक्षिका में पाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये पुष्प की एक पंखुड़ी साइज रंग और चिन्हों में मादा जो मक्षिका है उसी के समान होती है और नर मक्षिका इसे मादा समझकर इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। किसकी तरफ? आर्किड पुष्प की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और पुष्प के साथ स्यूडोकुपलेट या छद्म मैथुन करती है। इस प्रक्रम के दौरान पुष्प से पराग झड़कर उस पर गिरते हैं और वही मक्षिका दूसरे पुष्प से मैथुन करती है, तो ये शरीर पर लगे पराग डालती है। इस प्रकार पुष्प को परागित भी ये करती है। ठीक है, इस तरह से पुष्प तो परागित हो सकता है, लेकिन जो मक्षिका होती है उसको इसमें कोई फायदा नहीं होता है। अगर विकास के दौरान किसी भी परागण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा सा भी बदल जाता है तो परागण की सफलता कम होती है। यानी आर्किड पुष्प अपनी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के जैसे ही बनाए रखता है। तो ध्यान रखना है आपको, जो लैंगिक कपट है वो किसमें देखने को मिलती है? लैंगिक कपट या जिसको सेक्सुअल डिसिट भी बोलते हैं, ये हमको मिलती है मक्षिका
प्लस एक मेडिटेरियन आर्किड्स होता है उसके अंदर, मेडिटेरियन आर्किड्स, जिसका नाम क्या है मेडिटेरियन आर्किड्स का, ऑफाइमस। इसमें देखने को मिलती है, जिसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, फूलों की पत्तियां बिल्कुल मादा मक्षिका जैसी होती हैं, जिनके कारण जो मक्षिका है, नर मक्षिका है, वो यहाँ पर आके आकर्षित हो जाते हैं और यहाँ पर उसमें कूट मैथुन करते हैं, जिस कूट मैथुन के कारण इसके परागण है वो परागित होते हैं, फैल जाते हैं। इसको परागण मिल जाता है, लेकिन इसको कोई फायदा इसमें नहीं होता है, इसको लैंगिक कपट कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपने म्यूचुअलिज्म के भी एग्जाम्पल देख लिए, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करने हैं। इस तरह से आपको पूरी जो समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो इस ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 जीव और समष्टि या ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, हमारा आज पूरा होता है। इसके बाद हम अगला इसका इकोसिस्टम वाला टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें फ़ायदा मिल सके, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी हर सब्जेक्ट में, बायोलॉजी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको इसको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ होता है, इसके लिए मैंने इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करके आपको इसके लिए ईजी बनाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।